नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। सबसे पहले बात कोरोना की करते हैं और मुंबई शहर में सबसे ज्यादा तेजी से कोरोना फैल रहा है। खास करके ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं। आज कोरोना के 8,082 नए मरीज मुंबई में सामने आए, जिनमें से 7,273 यानी कि 90% लोग जो हैं वो बिना लक्षण के हैं, असिम्प्टोमैटिक। सिर्फ 574 मरीजों को कुल अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है, जिनमें से भी सिर्फ 71 को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है। तो अभी तक जो ये खबर आई है वो एक तरह से राहत की खबर है कि हालांकि मामले काफी बड़े हैं लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन काफी कम है। लेकिन डबलिंग रेट जो कल तक 183 दिन था वो आज 138 हो गया है, यानी कि अब 138 दिनों में ही मामले दोगुने हो जा रहे हैं। भले ही तीसरी लहर में बिना लक्षण के मरीजों की संख्या ज्यादा है, रोज अस्पतालों में भर्ती कराने की भी संख्या बढ़ रही है। सुनील सिंह इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। मुंबई में नए कोरोना मरीजों की संख्या आज 8,083 आई है। कल भी लगभग 8,063 था, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। सिर्फ 19 मरीजों की बढ़ोतरी हुई है कल की तुलना में अगर हम देखें। लेकिन उसमें मरीजों की संख्या देखें जिन्हें कि अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है, तो वो बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। कल जहाँ सिर्फ 503 लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा था, वो आंकड़ा बढ़कर आज 574 हो गया है। यानी फीसदी में देखें तो 14% का बढ़ोतरी हुई है मरीजों को अस्पतालों में एडमिट कराने के लिए। इसी तरह से जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है, वैसे कल जहां तक 56 लोगों मरीज थे, वहीं आज तकरीबन 71 के करीब हैं जिन्हें कि अस्पताल में ऑक्सीजन की देना पड़ा है। यानी इसमें भी थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। दूसरी बात, जो डबलिंग रेट है, वो डबलिंग रेट भी जो कल 183 दिन था वो कम होकर 138 दिन हो गया है। तो उस लिहाज से देखें तो भले ही जो 8,000 का आंकड़ा है उसमें तकरीबन 90% जो है असिम्प्टोमेटिक है, यानी कि बिना लक्षण के मरीज हैं। लेकिन जो लक्षण वाले हैं उनकी स्थिति में देख रहे हैं कि लगातार गंभीर ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, जिनको कि अस्पतालों में भर्ती कराने का जो आंकड़ा है वो वृद्धि है, वो प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये एक गंभीर विषय है और यही वजह है कि भले ही हमें दिखाई पड़ रहा हो कि असिम्प्टोमेटिक ज़्यादा हैं, लेकिन इसको लापरवाही से नहीं लेना है, बल्कि बहुत ही गंभीरता से लेना है इस तीसरी लहर को। और ज़रूरी है कि सभी लोग मास्क लगाए रखें, जो समय समय पर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करें। यानी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत ज़रूरी है, वरना स्थिति और भी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो मरीजों की संख्या है उस तेज़ी से बढ़ती जा रही है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और कोविड वर्किंग ग्रुप के प्रमुख डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। कुछ देर पहले NDTV पर देश की बात प्रोग्राम में उन्होंने बताया कि दिल्ली में कोरोना के 80% से ज्यादा मामले ओमिक्रॉन के हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी जैसे तैसे वायरस और फैलेगा, लगता है कि ओमिक्रॉन ही ज्यादा सामने आएगा। बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटीज हैं, चाहे मुंबई है, बेंगलोर है, अहमदाबाद है, कोलकाता है, जहां पर ये तेजी से केस बढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ज्यादा इन सब जगह पे ओमिक्रॉन का रेशियो या प्रोपोर्शन बढ़ता चला जा रहा है और आने वाले समय में जैसे ये और जगह फैलेगा तो ओमिक्रॉन तो एक तरीके से तीसरी लहर के आगाज हो चुका है और आने वाले समय में बहुत तेजी से केसेस बढ़ने की संभावना है। और इसी दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संकेत दिए हैं कि देश में लॉकडाउन के कोई आसार नहीं है। I do not see immediately any supply disruptions or any disruptions in the supply chains. So by and large, the Western world, the developed countries have not restricted any movements as yet. We have also not seen any instances of lockdowns being announced in any major country. And at $300 billion in the first 9 months, we are actually created a historic record on exports. पहले 9 महीने अप्रैल से दिसंबर का हर महीने का जो एक्सपोर्ट फिगर है, it is the highest ever for that month which has ever been achieved. और बाकी राज्यों की तरह बिहार में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और साथ साथ पटना स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी NMCH के 96 डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ पॉजिटिव पाए गए हैं।
बिहार में कोरोना के 352 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से सर्वाधिक नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर और छात्र हैं। शनिवार को एनएमसीएच के 12 डॉक्टरों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद 194 लोगों का सैंपल लिया गया था। पॉजिटिव पाए गए लोगों में से अधिकांश जूनियर डॉक्टर, इंटर्न और पीजी के छात्र हैं। इसके चलते एमबीबीएस की परीक्षा भी स्थगित की गई है। और बुलंदशहर में पुलिस अफसर सुबोध सिंह की पीट कर हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी योगेश राज की जमानत रद्द कर दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जमानत के फैसले पर रोक लगाई गई है। आरोपी को 7 दिनों के भीतर सरेंडर करने के आदेश दिए गए हैं। आशीष भार्गव इस पर और जानकारी दे रहे हैं। बुलंदशहर में गांव में गाय का शव मिलने के बाद बड़ी हिंसा हुई 2018 में, और भीड़ ने एक पूरी पुलिस चौकी को जलाकर खाक कर दिया और एसएचओ जो है वो सुबोध सिंह, उनकी पीट कर और गोली मारकर हत्या कर दी। मामला बहुत बड़ा था और फिर इस मामले की जांच हुई। बजरंग दल के बुलंदशहर के श्याना IKI के जो संयोजक योगेश राज समेत कई लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया, भीड़ को उकसाने में, हत्या करने में। और इसके बाद 2021 में दिसंबर में जमानत दे दी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो मुख्य आरोपी योगेश राज है उसको। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और उस जमानत को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MM सुंदरेश की बेंच ने कहा कि 1 हफ्ते के भीतर जो आरोपी योगेश राज है वो सरेंडर कर दे, और साथ ही बुलंदशहर की ट्रायल कोर्ट से पूछा है कि उसे कितना वक्त लगेगा इस पूरे मामले में आरोप तय करने में, और जो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट जो गवाह हैं उनकी गवाही दर्ज करने में। ये तमाम चीज़ें 3 हफ्ते के भीतर वो सुप्रीम कोर्ट को बताए। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में जो सुबोध सिंह इंस्पेक्टर जिनकी मौत हुई थी, जिनकी हत्या कर दी गई थी, उनकी पत्नी की ये पिटीशन थी। इस आरोप यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि ये एक ऐसा मामला है, एक गंभीर मामला है जिसमें गो हत्या की आड़ में एक पुलिस अफसर की पीट कर हत्या कर दी गई, लिंचिंग कर दी गई, और ये वो लोग हैं जो कानून अपने हाथ में लेते हैं। तो काफ़ी बड़ी सख्त टिप्पणी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे पर की है। और सुप्रीम कोर्ट में जो इंस्पेक्टर है उनकी पत्नी ने कहा था कि यूपी पुलिस अब इस मामले में अपने पांव पीछे खींच रही है। एक मुख्य आरोपी को जमानत दे दी गई है, उसे रद्द किया जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट ने मान ली है। तो काफ़ी अहम मामला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था और सुप्रीम कोर्ट अब आगे भी इस मामले की सुनवाई करेगा और सुनिश्चित करेगा कि इस एक बड़े मामले में, इस गंभीर मामले में जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। समाजवादी पार्टी के MLC पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन के यहाँ छापे के दायरे आज और बढ़ गए। उनके कानूनी घर के पर तो आज चौथे दिन अभी भी छापे की कार्रवाई चल रही है, लेकिन आज इनकम टैक्स विभाग के लोग उन्हें लेकर कानपुर आए, जहां स्वरूप नगर में उनके भाई अतुल जैन के फ्लैट पर और आनंदपुरी में उनके बहनोई अनूप जैन के घर पर रेड हो रही है। और लखीमपुर खीरी कांड की चार्जशीट में SIT ने दावा किया है कि जिस SUV थार से किसानों को कुचला गया उसमें गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का बेटा आशीष मिश्रा मौजूद था। लखीमपुर में 3 अक्टूबर को 5 किसानों को थार से कुचलकर मार दिया गया। इस मामले में आज SIT ने करीब 5000 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल की है। इस कांड में 13 लोग जेल में हैं। SIT का दावा है कि किसानों को इस थार से अनजाने में नहीं बल्कि कत्ल करने की नीयत से कुचला गया। 5000 पेज की चार्जशीट में SIT ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा और उसके साथियों को किसानों की पूर्व नियोजित और सुनियोजित हत्या का आरोपी बनाया है। चार्जशीट दाखिल हुई है सभी अभियुक्तों के खिलाफ। वीरेंद्र शुक्ला के खिलाफ 201 में और बाकी में सब में 302, 326, 307 वगैरह चार्जशीट दाखिल हुई है। तो क्या आशीष मिश्रा की मौजूदगी वहाँ पर थी? गवाहों के बयान में आया है कि आशीष मिश्रा वहाँ मौके पर मौजूद थे। चार्जशीट पे चीज़ है CD में है। जो गवाहों से जो बयान जो हुए हैं जिन लोगों के और जांच जो की है SIT ने, उसके बाद ये चीज़ क्लियर हुई है कि क्योंकि इस मामले में कई लोग थे जो लखनऊ के थे, कुछ बाहर के भी लोग थे, तो इन्होंने पूरी प्लानिंग करके बाहर से जो है गुंडों को बुलाया था, उसके बाद प्लानिंग करके किसानों को मारा गया है। ये चीज़ क्लियर हो गई थी SIT की जांच में।
3 अक्टूबर को लखीमपुर के तिकुनिया इलाके में जिस थार से किसानों को कुचला गया था, उस काफिले में 3 गाड़ियां शामिल थीं। सबसे आगे थार थी जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के नाम है। उसके पीछे फॉर्च्यूनर थी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास के भतीजे अंकित दास की थी, और उसके पीछे स्कॉर्पियो थी जो वीरेंद्र कुमार शुक्ला की है। चार्जशीट दाखिल कर दी गई है क्या? चार्जशीट दाखिल कर दी गई। किस मामले में? 219 में। ठीक है, वही तिकुनिया हिंसा मामले से जुड़ी। ठीक। अच्छा, कोई नाम, कुछ नाम भी बढ़े हैं क्या? शुक्ला नाम बढ़ा। ये क्या धारा लगी क्या उन पे? 201। चार्जशीट के मुताबिक इस कांड से जुड़े 4 लोगों के पास असलहे थे, जिनमें गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा, अंकित दास के गनर नफीस और अंकित दास के साथी नंदन के पास लाइसेंस वाले असलहे थे, जबकि आशीष के साथी सुमित जायसवाल के पास अवैध असलहा। लेकिन किसान इस मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का नाम दर्ज करवाने के लिए फिर अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहते हैं। अजय मिश्रा टेनी का नाम इनमें नामजद किया जाए, उनको जमकर तहरीर में नाम है, लेकिन उनका नाम नहीं है आज इस चार्जशीट में, जबकि एक्सपेक्टेशन ये थी कि उनका नाम आना चाहिए। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हमें लग रहा है नहीं हुई इस हिसाब से। थार गाड़ी अजय मिश्रा टेनी के नाम पे थी, उनका रोल भी था, उनके स्टेटमेंट भी थे, लेकिन उनको पार्टी नहीं बनाया गया, उनको नामजद नहीं किया गया इस केस में। तो आपको क्या रहेगी, आप लोग क्या करेंगे? पैनल से डिस्कशन करना पड़ेगा, लेकिन हमको लगता है कि इस केस में अब हमको 156 डालनी पड़ेगी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चार्जशीट में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का नाम न होने पर ट्वीट कर लिखा कि लखीमपुर खीरी नरसंहार मामले की चार्जशीट में भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ही किसानों को कुचलने की घटना के मुख्य आरोपी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण के चलते अजय मिश्रा टेनी पर जांच की आंच तक नहीं आई है और वे अपने पद पे बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच चार्जशीट में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का नाम न होने पे तंज किया। भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसी वॉशिंग मशीन बनी हुई है, किसी अपराधी को भेज दोगे वो अपराधी लगेगा ही नहीं उसमें, कोई नई वॉशिंग मशीन खरीद करके लाया वो। लखीमपुर खीरी कांड में इंसाफ के रास्ते का ये सिर्फ पहला पड़ाव है, लेकिन मारे गए किसानों के परिवारों को एक उम्मीद की कहीं किरण नजर आई है कि यह मामला अंजाम को भी पहुंचेगा। लखीमपुर खीरी में प्रतीक श्रीवास्तव और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। किसान और आंदोलन के दौरान मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक लगातार सवाल उठाते रहे। अब उन्होंने एक बार फिर से किसानों के मुद्दे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। एक जनसभा के दौरान बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं जब किसानों के मुद्दे पर पीएम से मिलने गया तो उनसे सिर्फ 5 मिनट में ही झगड़ा हो गया था। किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे, क्योंकि वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए उनकी वजह से। खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से ये किसी न किसी दिन समझ में आ रहा है। हालांकि एनडीटीवी से बातचीत में सत्यपाल मलिक अपने बयान पर सफाई देते नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह ने पीएम मोदी के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो दुर्भावनापूर्ण हो। चर्चा हो गई है कि अमित शाह जी और मोदी जी में संबंध अच्छे नहीं है, या अमित शाह जी ने मोदी जी के बारे में कुछ गलत कह दिया। आपसे थोड़ा इस पर रोशनी डालिए, क्या कहने का मतलब? मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि अमित शाह साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जो प्रधानमंत्री के प्रति दुर्भावना या असम्मान रखता। उन दोनों के बहुत अच्छे संबंध हैं और अमित शाह प्रधानमंत्री को बहुत मानते हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि कुछ लोग उनको मिसगाइड कर रहे हैं, आप मिलते रहो तो किसी दिन बात समझ में आ जाएगी। आपको लगता है समझ में आई बात? आई, और मैं उसके लिए प्रधानमंत्री को ऑलरेडी बधाई दे चुका हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि किसानों को उठने का और सम्मानजनक रास्ता दे दिया आंदोलन को स्थगित करने का। और गौतम बुद्ध नगर के दादरी में एक रास्ते को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ये रास्ता बंद कर दिया गया है। एक शख्स का कहना है कि ये उसकी निजी प्रॉपर्टी है, जबकि इलाके के लोगों का कहना है कि ये रास्ता दशकों पुराना रास्ता है। एक तस्वीर सोमवार की और दूसरी करीब 1 हफ्ते पहले की। यह रास्ता था जहां अब दीवार है। इसके एक सिरे पर
अयोध्यागंज काठ मंडी है तो दूसरे सिरे पर नई आबादी बस्ती। नई आबादी में रहने वाले लोगों का आरोप है कि प्लॉट के मालिक समीर भाटी ने जबरदस्ती रास्ते में दीवार खड़ी कर दी। पुलिस की मदद से लोगों की आवाज दबा दी गई। वहीं अयोध्यागंज के लोग कहते हैं यह कभी भी आम रास्ता नहीं था। सारी परेशानियां हम जिंदगी से पहले से रास्ता आई। हम रात बेरात को दिन में अपने चले जावे, बच्चे छोटे छोटे, बताओ रोड पे को हम जाएंगे। देखो कल परसों हमारी माँ निकली, एक्सीडेंट होगा उनका। ये रास्ता नहीं था ना, ये कोई रास्ता है, ये प्लॉट है, यहाँ तक कोई आते जाते नहीं थे। यह सही है कि इस रास्ते से होकर पहले लोग आया जाया करते थे। अब लोग सीधे काठ मंडी से होते हुए दादरी मेन बाजार में नहीं जा पाते हैं। अब उन्हें थोड़ी दूर घूम के बाजार में जाना पड़ता है। इससे लोगों की परेशानी तो बढ़ी है। हालात बेकाबू न हो इसके लिए पुलिस बल भी तैनात है। ये रास्ता कितने कब से? ये 100 साल से, अब से नहीं है। ये तो खुले, इसके नीचे सड़क है डामर की, रोड है ना, वो रोड की डामर की बनी हुई। ये दिया था हमें कि तुम्हारा ये रास्ता बंद हो रहा तो इसी रास्ते को दे दूंगा। बाद में वो बेच दिया। परेशानी निकलने की, हम जाते ही नहीं, इधर से निकल जाए, हमारी बहन बेटी निकले, अदब से निकल जाओ, उधर रोड पर जाएंगे कोई छेड़ेगा। नई आबादी बस्ती में लोगों की माने तो यह रास्ता कई सालों से वजूद में था, जबकि जमीन के मालिक समीर भाटी कहते हैं कि उन्होंने 1998 में यह जमीन ही खरीदी है। अब उन्होंने ये जमीन किसी और को बेच दी है। ये प्लॉट जो है हमने 98 में खरीदा। ये पर्सनल प्रॉपर्टी उस समय भी थी, ये आज भी पर्सनल प्रॉपर्टी है, लेकिन चूंकि हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको हमने अब बेच दिया। विवाद को लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। हालांकि ऑन रिकॉर्ड कोई भी सरकारी अधिकारी इस पर बोलने को तैयार नहीं है, पर ऑफ रिकॉर्ड वो ये कह रहे हैं कि यह जमीन प्राइवेट प्रॉपर्टी है। दरअसल ऐसे विवाद तब होते हैं जब हमारी नगर परियोजना में खोट होता है। अधिकारियों को देखना चाहिए कि किसी के वैध अधिकार की रक्षा हो और आम लोगों को मुश्किल भी ना हो। गौतम बुद्ध नगर दादरी से कैमरामैन अशोक माले के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।